हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी से मैंने कल प्रॉमिस किया था कि जो है हम पॉलिटी को जो है बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसके बाद पूरी व्याख्या के साथ आप सभी को 20 से 22 दिनों में पॉलिटी की पूरी सीरीज आप सभी को दे देंगे। ठीक है, तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने कल की वीडियो में 10 मिनट वाली वीडियो जो डेमो क्लास था आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके देख ले, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट हो, जैसे कि हमें पॉलिटी में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, हम पॉलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो उस सभी के बारे में हमने जानकारी आप सभी को दे दी है उस 10 मिनट की वीडियो में। बस आप सभी को क्या करना है, पहले वो वीडियो एक बार देख ले, जिससे कि आज की ये वीडियो देखने से पहले आप सभी के मन में कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, और इसके बाद ये वीडियो हम शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ सब कुछ फ्री दे रहे हैं, तो प्लीज़ छोटे भाई की तरह आप सभी जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जितने भी ग्रुप में आप सभी जुड़े हैं तो प्लीज़ एक बार आप सभी अगर दम लगाएंगे तो वीडियो जो है अच्छे खासे पोजीशन पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इतना सा आप कर दें, बाकी का काम हम कर देंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो सब कुछ आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो पहला शब्द हमने क्या पढ़ा था डेमो क्लास में, हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। ठीक है, लोगों का शासन यानी पीपल्स रूलिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी का मतलब हो जाता है लोगों का शासन। इसके लिए व्याख्या देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा दिए थे अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, और ये कौन है, तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो ये पॉइंट याद हो जाता है, डेमोक्रेसी का मतलब हो जाता है लोगों का शासन। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे ये है कि जब हम यह परिभाषा देखते हैं लोगों का, लोगों के लिए या लोगों के द्वारा किया गया शासन, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो शासन होता है यह कौन करता है, तो यह जनता करता है। ठीक है, लेकिन जनता जो है जनता के ऊपर शासन नहीं कर सकता। ठीक है, तो जनता जो है जनता के ऊपर शासन नहीं कर सकता। जनता जो है अपनी शक्तियों का हस्तांतरण करता है। ठीक है, जनता जो है अपनी सत्ता का हस्तांतरण करता है वोटिंग के माध्यम से। वह एक प्रतिनिधि चुनता है। ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, और यही जो प्रतिनिधि होता है यह जनता पर जो है क्या करता है, जनता पर शासन करता है। इसके लिए जो है अच्छी अच्छी सुविधाएं लागू करता है। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बेरोजगारी भत्ता, ये सभी जो है सुविधाएं जो है जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है वही प्रतिनिधि जनता के ऊपर लागू करता है। तो हमारा ये सिंपल सा मतलब हो जाता है क्या, डेमोक्रेसी शब्द हो जाता है कि लोगों का शासन, जनता अपने वोटिंग के माध्यम से जिस क्षेत्र से जो प्रतिनिधि खड़ा होता है, जनता जिसे अच्छा समझती है उसे अपना वोट देकर भारी मतों से उसे विजयी करती है, और वो जीत कर जो है जनता के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है जनता के ऊपर जो है यह प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, शासन करता है। जबकि जनता जो है जनता के ऊपर किस तरह से कार्य कर रही है, किस रूप में, तो अप्रत्यक्ष रूप में जनता जनता के ऊपर शासन करती है। ठीक है, अगर यह प्रतिनिधि जो है 5 साल के लिए चुना जाता है और यह प्रतिनिधि अगर जनता के लिए अच्छे कार्य नहीं करता है, इसके हित में जो है कार्य नहीं करता है, तो फिर 5 साल के बाद जो है जनता के पास यह शक्ति होती है कि इस प्रतिनिधि को हटाकर या किसी दूसरे प्रतिनिधि को इस पोजीशन पर बैठा सकती है। ठीक है, तो ये इसी को जो है क्या कहा जाता है, लोगों का शासन। ठीक, पीपुल्स रूलिंग इसी को कहा जाता है। और पहले के शासनकाल में क्या होता था कि जो है सत्ता कैसी होती थी, राजतंत्र होती थी, या जो है किस तरह का होता था, तानाशाही होता था। ठीक है, तो तानाशाही या राजतंत्र में जो है जनता का शासन नहीं होता था, जनता जो है अपने राजा को नहीं चुनती थी। ठीक है, तो उसमें राजवंश के माध्यम से जो है, वंशों के माध्यम से जो है पिता अपने बेटे को सत्ता ट्रांसफर कर देती थी और उसका बेटा जो है उसकी बेटी को ट्रांसफर कर देती थी। ठीक है, तो इस प्रकार का प्राचीन काल में क्या था, शासन था। लेकिन समय बदलता गया, तो विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से धीरे धीरे जो है लोगों में जागरूकता फैली, और इसके बाद जो है एक नई सत्ता सामने आ जाती है जिसका क्या नाम हो जाता है, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली होता है इसमें जो है जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता जो है लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करती है। ठीक है, सेम वही पोजीशन है और यहाँ भी वही डिफिनेशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हर पॉइंट आप सभी के लिए अच्छा है
क्योंकि अभी हम जो है लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें अभी आप सभी को सिर्फ अभी तक अगर देखा जाए तो समझ की चीज़ है। अगर एक बार ये अच्छी तरह से समझ गए तो आपको आधा जो है पॉलिटी समझ में आ जाएगा। लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति अगर कहा जाए तो किसमें होती है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति किसमें होती है, तो यह जनता में निहित होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उस सत्ता को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो है जब सरकार कुछ काम करती है, इधर उधर से करती है या फिर कहीं घोटाला हो जाता है, तो उससे क्वेश्चन भी कौन पूछता है, तो यही जनता उनसे जो है क्वेश्चन भी कर सकती है। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप देख सकते हैं लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो चुनाव यानी कि जो वोटिंग होती है वह लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर है। या जनता इस चुनाव में वोट देकर प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, जनता जो है इस चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो चयन की प्रक्रिया क्या है, तो चयन में यानी कि जनता जो है प्रतिनिधि किस माध्यम से चयन करती है, तो वोट के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन करती है। ठीक, तो वोट को लेकर क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि संविधान को पारित करते समय वोट को आधार बनाया गया था। ठीक है, यानी कि उम्र को आधार बनाया गया था। वोट क्राइटेरिया यानी वोट का आधार क्या था, एज था, यानी उम्र थी कि जो है वोट डालने का क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसमें एक उम्र तय कर दी गई कि जो है 21 वर्ष की आयु से जो है चाहे वह पुरुष हो स्त्री हो तो वह जो है वोट कर सकता है। ठीक, समय की मांग के अनुसार जो है संविधान में बदलाव करके 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष की उम्र कर दी जाती है। ठीक है, और यह जो है प्रक्रिया कब किया जाता है, 1889 ईस्वी में 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। ठीक है, यानी कि 1989 में 61वां संविधान संशोधन होता है जिसमें वोटिंग की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी जाती है, तो 18 वर्ष कर दी जाती है। तो आप याद रखेंगे जो ये 21 वर्ष की उम्र है इसे जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दी जाती है। ये आपका यहाँ से पहला क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यह अधिकार जो है स्त्री और पुरुष दोनों को प्राप्त है। ठीक है, यह बात जो है कि वोट जो है सभी दे सकते हैं, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब हो जाता है कि यह अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को प्राप्त है। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने 1893 ईस्वी में अपने नागरिकों को यूनिवर्सल वोटिंग राइट यानी कि वोट देने का अधिकार जो है सार्वभौमिक वोट देने का अधिकार कब दिया था, तो न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 ईस्वी में। तो सबसे पहले जो है वोट देने का अधिकार नागरिकों को यानी कि उनको वोटर आईडी किसने दी थी, तो यह न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो दिया था 1893 ईस्वी में। यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सार्वभौमिक सफरेज, इसमें जो है सफरेज शब्द का क्या अर्थ होता है, तो सफरेज शब्द का अर्थ होता है राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार। इसमें जो है इस सफरेज शब्द का मतलब होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सफरेज शब्द की उत्पत्ति होती है महिला मताधिकार आंदोलन से। ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला मताधिकार आंदोलन ने तीव्रता पकड़ ली। ठीक है, परिणाम स्वरूप अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, पहले हम आपको इतना फिर से बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला मताधिकार आंदोलन ने तीव्रता पकड़ ली। मैंने आपको बताया था कि जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय पर पुरुष घायल हो जाते थे या फिर किसी देश की तरफ से जो है महिलाएं भी युद्ध में हिस्सा लेने लगी, तो महिलाओं ने क्या देखा कि जो है हम सभी कार्य पुरुषों वाला कर रहे हैं तो हमको वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए, हम भी जो है प्रतिनिधियों के चुनने में अपना जो है हक दे सकते हैं। तो यही सब देखते हुए जो है महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था जिसे क्या कहा जाता था, सफरेज, यानी कि एक सफ़र तय करी। उसी के माध्यम से जो है परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1920 में यूएसए ने अपने यहाँ पर महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार दे दिया, जबकि 1928 ईस्वी में इंग्लैंड ने अपने यहाँ पर महिलाओं को मताधिकार देने का
जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले वोटिंग देने का अधिकार जो है सभी नागरिकों को किसने दिया था, तो न्यूजीलैंड ने दिया था। इसके बाद महिलाओं को वोट देने का सबसे पहले अधिकार जो है किस देश ने दिया था, तो सबसे पहले दिया था यूएसए ने। जबकि इंग्लैंड ने कब दिया था, तो इंग्लैंड ने दिया था 1928 ईस्वी में। और भारत में पूछा जाए कब दिया था, तो भारत जैसे आज़ाद हुआ था तो भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार का जो है सर्टिफिकेट जारी किया था। यानी कि हमारे यहाँ पर सभी जो 21 वर्ष के जो पूर्व हो जाएंगे वो सभी जो है अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रसिया में जो है 1917 में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया था। ठीक है, जब रूस की क्रांति होती है, कब होती है रूस की क्रांति, तो 1917 में जब रूस में क्रांति होती है तो उसी समय पर जो है सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस में जो है महिलाओं को जो है 1948 में मताधिकार दिया गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी में मानवीय गरिमा तथा जीवन का मूल्य सर्वोपरि है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में मानवीय गरिमा यानी कि किसी भी, चाहे वह किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है, हर एक इंसान का जो है गरिमा होता है। ठीक है, आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते हैं या फिर आप जो है उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, उसकी अपनी एक गरिमा होती है, वह चाहे अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, हर इंसान की जो है लोकतंत्र में गरिमा है और जीवन का मूल्य सर्वोपरि है। ठीक है, अभी हम जीवन का मूल्य के बारे में आपको अच्छी तरह से बताए हैं और बताएंगे। मानवीय गरिमा के बारे में मैंने बता दिया कि उसकी अपनी एक इज्जत होती है, आप किसी को जो है यूं ही कोई शब्द बोल के उसे अपमानित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में ये सभी सुविधाएं जो है लोगों को प्राप्त होता है, जबकि राजतंत्र में या तानाशाही में ये सभी सुविधाएं जो है लोगों को प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जीवन की मूल्य, वैल्यू ऑफ लाइफ। वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, तो जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। तो जीवन का मूल्य क्या है, तो किसी से पूछेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, ये नॉर्मल किसी से भी पूछेंगे कि जीवन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो बताएगा रोटी कपड़ा और मकान है। ठीक है, लेकिन अब जो है क्या है कि जो है इन तीन चीज़ों के अलावा जो है इंसान को क्या चाहिए जीवन की मूल्य में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा चाहिए उसको, और रोजगार भी चाहिए सरकार के द्वारा, और स्वतंत्रता भी चाहिए कि उस पर जो है किसी भी प्रकार का कोई वो ना हो, दबाव ना हो कि जो है जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि जो है लोग जो है बड़ी जातियों फिर या फिर राजा महाराजाओं के तले जो है अपने कार्य करते थे, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते थे, वो कहीं जाना चाहते थे तो जो है परमिशन लेना पड़ता था। तो इस प्रकार का कोई भी रोक टोक ना हो, जनता जो है स्वतंत्र रहे। ठीक है, और इसके बाद जो है स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, यानी कि उसके लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो, और तरह तरह की जो किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उसमें जो है सरकार के द्वारा छूट भी दिया जाए इलाज करवाने के लिए। तो अब जो है बेसिक ज़रूरत क्या हो गई है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा रोजगार स्वतंत्रता स्वास्थ्य की सुविधा, ये सभी जो है जनता के लिए जिसे चुने वह प्रतिनिधि इन सभी सुविधाओं को जो है अपनी जनता के लिए अवेलेबल करवाए। ठीक है, और यह जो है संविधान में जो है इन सभी बातों का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 21 में किया गया। ठीक है, तो लोकतंत्र में जो जो सुविधाएं मिलती हैं और जो नहीं मिला जाता तो उसके लिए बहुत सारी केसेस भी देखने को मिला है, तो उन्हीं केसेस को अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि स्वास्थ्य से लेकर एक केस हो जाता है, ये सभी जो है विभिन्न प्रकार के केस हुए थे कि इंसान को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, और जो है संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था वो धीरे धीरे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया वैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई। तो जो है इस प्रकार से जो है विभिन्न केसेस भी हुए थे, तो उन्हीं केस को अब हम आज धीरे धीरे पढ़ते हैं और 3 से 4 केसेस को जानेंगे जो कि हर क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक केस था कि पहला केस देखते हैं, ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी यानी ओल्गा टेलिस मुंबई नगर निगम। यह जो है केस कब हुआ था, तो यह केस हुआ था 1985 ईस्वी में। इसमें क्या कहा गया था, तो इस मुकदमे में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया था। यानी कि इंसान जो है किसी भी तरह का कार्य कर सकता है अगर वह किसी परेशानी में है, ठीक है, जिससे कि वह अपना रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसे सरकार की, उस राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसके लिए जो है उसकी आजीविका के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा कराया जाए। ठीक है, तो इसी आधार पर जो है केस हुआ था, ओल्गा टेलिस ने किया था। ठीक है, मुंबई नगर निगम के विरुद्ध। ठीक है, और यह केस जीत भी जाती है
और इसके बाद जो है आजीविका के अधिकार को जो है संविधान में भी हिस्सा दिया जाता है कि कोई भी इंसान जो है आजीविका के लिए नहीं मर सकता है। तो ओल्गा टेलिस और वर्सेस बीएमसी का केस कब हुआ था? तो 1985 में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या था? PBMC वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल मजदूर संघ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्सेस स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। यह केस कब आया था? तो 1996 ईस्वी में, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति होते हैं हासिम शेख, ठीक है। हासिम शेख होते हैं, वो जो है उनके पैर में मतलब चोट लग जाता है, बहुत भयंकर चोट लग जाता है। और इस केस में निर्णय दिया गया कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, यानी कि इनके पैर में चोट लग जाता है और ये जो है इलाज करवाने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है, और ये जो है हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल जो है इनको मना कर देती है कि हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसी बात को लेकर केस कर देते हैं। और इसमें क्या निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य का जो अधिकार है वह जीवन के अधिकार का भी हिस्सा है। तो एक आजीविका का अधिकार, दूसरा स्वास्थ्य का अधिकार, और तीसरा देखते हैं, तीसरा हो जाता है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो सुभाष कुमार ने केस किया था किस पर? बिहार सरकार पर। इसमें क्या कहा गया था और यह केस कब किया गया था? तो 1991 ईस्वी में, ठीक है। इस केस में साफ हवा, स्वच्छ पानी को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया गया। इसमें आप ये कह सकते हैं कि सुभाष कुमार जो है केस क्यों किया था? क्योंकि उसको जो है साफ हवा और स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा था, यानी कि फैक्ट्रियों से अगर कोई गंदा हवा निकल रहा है और दूषित पानी आ रहा है तो आप केस कर सकते हैं, ठीक है। अगर फैक्ट्रियों के द्वारा अगर वहाँ का वायु प्रदूषण हो रखा है और पानी जो है नलों से गंदा आ रहा, तो जो है वो राज्य सरकार का दायित्व है कि जो है या तो कंपनी को बंद करवाए या फिर जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनको अच्छी तरह से पानी की व्यवस्था और उनको स्वच्छ वायु जो है उपलब्ध करवाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या कहा गया है? तो यह केस कब पहले आया था? तो यह केस आया था 1994 ईस्वी में। इसमें कहा गया है एकांतता का अधिकार जीवन के अधिकार का भाग है, यानी कि अगर मनुष्य एकांत में रहना चाहता है तो वह रह सकता है, ठीक है। उसमें जो है वह उसका जीवन का अधिकार है, वह एकांत में रहना चाहता है तो रह सकता है, इसमें जो है कोई उसका दखलंदाजी नहीं दे सकता, ठीक है। तो राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस कब हुआ था? तो 1994 ईस्वी में, ठीक है। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों की खंडपीठ ने, ठीक है, कितने जजों की? तो 9 जजों की खंडपीठ ने निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को जीवन का अधिकार माना। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है राइट टू प्राइवेसी में कि आप जो है एक दायरे में रहकर अपने घर के अंदर कुछ भी करें, ठीक है, जिससे कि दूसरों को परेशानी ना हो। तो आप अपने अधिकार को जो है किसी भी प्रकार से, आप अपने घर में किसी भी प्रकार से रह सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, बिना कपड़ों के भी घूम सकते हैं, लेकिन इतना बात याद रखें कि जो है इससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपका जो है राइट टू प्राइवेसी, यह भी जो है अधिकार आपको दिया गया है। कब दिया गया था? तो अगस्त 2017 में, ठीक। मई 2014 में, ये देखते हैं, मई 2014 में एनिमल वेलफेयर बॉन्ड के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के जीवन को भी जीवन के अधिकार के तहत माना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बॉन्ड के मुकदमे के तहत जो है जानवरों के जीवन को भी जीवन के अधिकार के तहत माना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है जानवर हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई किसी जानवर को मार रहा है तो उसको जो है आप केस कर सकते हैं उसके ऊपर। आपके पास जो है 2014 का जो संविधान में किया गया प्रावधान है उसके आधार पर जो है आप उस व्यक्ति के ऊपर जो है मुकदमा या केस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जानवरों को, पौधों को, सभी को अधिकार दिया गया है उनके जीवन जीने के आधार के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप सभी ने देखा कि हमने डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ आप सभी को बता दिया कि लोगों को किस प्रकार से उनके जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया गया है संविधान में, उनको किस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल की गई हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन करके जो है लोगों को हर एक सुविधा मुहैया कराया जा सकता है। तो आप सभी ने देखा, ठीक है। और यही है लोकतंत्र की खासियत। अभी तक हमने पढ़ लिया डेमोक्रेसी के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के बारे में। तो बस आप सभी हमारे साथ बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन आप सभी को इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है जब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। आवर सोसाइटी यानी कि हमारा समाज, डाइवर्सिटी विविधता यानी कि हमारे समाज में किस प्रकार की विविधता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप सभी हमारे साथ बने रहें। समाज क्या है? समाज के बारे में पहले देखते हैं। देश या किसी निश्चित क्षेत्र या भाग में
रहने वाले लोगों के एक समूह को क्या कहा जाता है, तो उन्हें समाज कहा जाता है। ठीक है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग एक समूह बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे समाज कहा जाता है। ठीक है, और यही जो एक समूह बनाकर रहते हैं लोग, उनकी अपनी अलग अलग प्रथाएं होती हैं, उनके अलग अलग कानून होते हैं, और जो है इन्हीं सभी अलग अलग प्रथाएं और कानून के कारण ही जो है वो अपने में जो है डाइवर्सिटी रखते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपने इन अलग अलग पहचान के कारण भी जो है एक सामूहिक पहचान दिलाते हैं क्या होने का, कि ये वो क्या है, वो भारतीय हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी में भी उनकी एकता दिखता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई समुदाय है, उसकी क्या होती है, उनमें विभिन्नताएं होती हैं, उनकी अलग अलग प्रथाएं होती हैं, उनमें परंपराएं भी होती हैं। किस प्रकार की, जैसे उनमें खान पान का अलगाव होता है। जैसे आप देखेंगे अगर कश्मीर में देखेंगे तो कुछ दूसरा खाते हैं, वहीं केरला में देखेंगे तो दूसरी तरह का खाना खाते हैं, और पहनावा देखेंगे आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो अलग मौसम पाया जाता है वहाँ पे कुछ दूसरा पहना जाता है, जबकि शादी विवाह में भी अंतर पाया जाता है। जैसे मुस्लिम और हिंदुओं का अलग अलग तरह का शादी होता है, क्रिश्चियनिटी में भी अलग तरह से शादी विवाह होता है, और बोली भाषा आप देख ही रहे हैं कि कुछ दूर पर जाने पर जो है हमारी बोली भाषा भी बदल जाती है। धर्म भी अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, और सभी के विचार भी अलग अलग हैं। उसके बावजूद जो है इस समुदाय में जो है एक सामूहिक पहचान की आवश्यकता होती है, जो हमें क्या बनाती है, एक भारतीय होने का प्रतीक देती है। ठीक है, तो इन सभी अलग अलग विविधताओं के कारण भी हमें एक चीज़ की कॉमन बात होती है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, यही होता है डाइवर्सिटी। ठीक, कैसे दर्शाया जाता है कि हम जो है भारतीय हैं, तो इसको दर्शाने के लिए सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है, बोली होती है, पहचान होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने के लिए हम सभी के पास एक चीज़ होता है, एक चीज़ समान होता है। जैसे हमारे पास एक झंडा होता है। ठीक है, एक झंडा होता है, इससे हम दिखा सकते हैं कि हम भारतीय हैं। ठीक है, यानी कि तिरंगा होता है, एक राष्ट्रगान है हमारा, और राष्ट्रीय प्रतीक भी है, और राष्ट्रगीत भी है, और राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो सभी प्रकार के ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमें ये अलग अलग होने के बावजूद भी हमारी एक पहचान होती है कि हम सभी जो है भारतीय हैं। अब देखते हैं, आप सभी से एक क्वेश्चन होता है। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं, जैसे कि अब आप हमें बताएंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत किसने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे ये जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह जो है किसने लिखा था। आप सभी को बता दें यह कब गीत लिखा गया था, तो यह लिखा गया 1999 ईस्वी में। ठीक है, 1999 ईस्वी में, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान यह गीत लिखा गया था। और जब यह गीत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सुना था, तो जो है जिसने ये गीत लिखा था उनको पकड़ के रोने लगे थे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और अब आपको बताना है कि ये गीत किसने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रगान हमारा किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वहीं राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय संकेत हमारे क्या हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। नेशनल सिंबल्स क्या क्या हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, तो यह हमारा बाघ, जिसे हम टाइगर कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिसा। ठीक है, और जो है जो बाघ हमारे यहाँ पे पाई जाती है वो किस प्रजाति की पाई जाती है, तो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, एक होता है साइबेरिया बंगाल टाइगर, जो कि वो साइबेरिया यानी कि रूस के क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्रतीक, राष्ट्रीय फूल, यानी कि हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है, जिसे हम लोटस कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो निलुम्बो न्यूसिफेरा। ठीक, तो यह जो है कमल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि आगे देखते हैं कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है, वह भी आपका हो जाता है लोटस। ठीक है, तो इन तीन राज्यों का नाम जो है हमारे राष्ट्रीय फूल के नाम पर भी रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद, जिसे हम क्या कहते हैं, बनियान ट्री। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फिकस बेंगालेंसिस। ठीक है, बेंगालेंसिस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और वहीं देखेंगे कि जो है राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय फल है हमारा आम, जिसे मैंगो कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, तो यह है मोर, यानी कि पिकॉक। इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, पैराक्रिस्टिटस। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, यानी नेशनल एनवलप क्या है, तो यह है अशोक स्तंभ। ठीक है, यह जो है कब स्वीकार किया गया था, तो अशोक स्तंभ स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। ठीक है, और इस जो है अशोक स्तंभ में
4 शेर हैं जिसे सिंह भी कहा जाता है या लायन भी कहा जाता है, LION हो, ठीक है। तो इसे लायन भी कहा जाता है। और जो ये शेर है यह जो है किसका प्रतीक है, तो यह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है कि जो ये शेर हैं, ठीक है, तो सिंह स्तंभ पर एक अशोक चक्र भी बना है, यानी कि जब आप उसको हम राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे तो उसमें जो शेर बना है उसके नीचे आप देखेंगे और एक चक्र भी बना है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, इस चक्र को धर्म चक्र कहा जाता है। इसके बाद क्या है इसमें खूबी, तो इसमें खूबी है जानवरों का चित्रण भी अशोक स्तंभ में किया गया है, जिसमें हाथी, घोड़ा, सांड यानी वृषभ और सिंह, ये 4 जानवर अशोक स्तंभ में बने हैं। और इसके बाद इस अशोक स्तंभ में जो है लिखा गया है क्या, सत्यमेव जयते, ठीक है, यह सत्यमेव जयते भी लिखा गया है, जो कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि में यह लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगा, ठीक है, तो इसे हमने कब स्वीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 को हमने इसे अंगीकृत किया था। इसके बाद तिरंगा को डिजाइन किसने किया था, तो नाम है इनका पिंगली वेंकैया, राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार थे। नेक्स्ट हमारा कि तिरंगा का जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाता है 3:2। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी याद रखेंगे। और जो हमारे झंडा में कलर हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आपका हो जाता है केसरिया रंग, यह किसका प्रतीक है, तो यह त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जबकि हरा रंग जो है यह हरियाली और सदाबहार का प्रतीक है। नेक्स्ट रंग है हमारा सफेद रंग, ठीक है, यह किसका प्रतीक है, तो यह शांति का प्रतीक है। जबकि जो चक्र बना है, चक्र जो है किस रंग का है, तो यह नीले रंग का है। और इसमें जो है कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं। और यह चक्र जो है प्रतीक किसका है, प्रगति का प्रतीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाषा से संबंधित हमारे देश में जो विविधताएं पाई जाती हैं उसको अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो NCERT में जो है लैंग्वेज को लेकर क्या उल्लेख किया गया है, तो हमारी भाषा को लेकर बताया गया है कि देश में 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में जो है कितनी भाषाएं, 1500 भाषाएं बोली जाती हैं। यह जो है डाटा किसके अनुसार है, तो NCERT के अनुसार है। जबकि SCERT यानी कि जो यूपी बोर्ड की बुक्स हैं उसमें जो है क्या बताया गया है कि मुख्य भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 225 है। अब देखते हैं कि जो भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको एक बार देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। संविधान में जो है 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि जो भाषाएं हैं संवैधानिक दर्जा कितनी भाषाओं को दिया गया है संविधान में, तो 22 भाषाओं को दिया गया है। और किस अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद अगर पूछेंगे तो मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय जो है संविधान में कितनी भाषाओं को जगह दी गई थी, तो 14 भाषाएं उस समय शामिल थी हमारे संविधान में। लेकिन 14 से जो है 8 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, जिससे कि वर्तमान समय में अब संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 12 भाषा है, ठीक है, 22 भाषा है, ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि जो है 14 से 22 भाषाएं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ये हम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हुआ था 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 ईस्वी में। इसके तहत जो है सबसे पहली जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, यानी कि 14वीं से 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी, जिसका क्या नाम था, सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा जो है संविधान में कब जोड़ी गई थी, 1967 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, जिससे भाषाओं की संख्या 15 हो गई। फिर 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, ठीक है, 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। और यह कब जोड़ी जाती हैं, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा जो है 1992 ईस्वी के द्वारा जो है 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, यानी कि 15-3 हमारा हो जाता है 18 भाषा, ठीक है। तो टोटल कितनी भाषाएं हो जाती है, 18 भाषा हो जाता है। तो 3 भाषाएं कब जोड़ी जाती हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। और जो है 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 ईस्वी में। इसमें जो है 4 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली।
ठीक है, तो इसको याद करा देते हैं, यहीं पर ट्रिक से याद करा देते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसमें जब 21वें में और दूसरा कब हुआ था, मतलब संविधान में भाषा जोड़ने के आधार पर जो है दूसरा कब हुआ था? तो 71 में हुआ था। तो 21 और 71 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 92। ठीक है, तो ये आपका 92वां संविधान संशोधन हो जाता है। और इसके बाद एक होता है 67 में, फिर 92 में, फिर 3 में। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद ये नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। तो इसके लिए हो जाता है आपका ट्रिक, ना यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से माँ ले लेंगे और यहाँ से का ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका नमक। ठीक है, तो नमक जो है कब जोड़ा गया था? नमक जोड़ा गया था 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक है, ये आपका याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 92वें संविधान संशोधन में। तो इसमें बी से आप ले लेंगे, बा का बी ले लेंगे, डी का आप क्या ले लेंगे, तो सॉरी डा का डी ले लेंगे। इसके बाद एम का मा का यम ले लेंगे और एस का सा का एस ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? BDMS। आप देखते होंगे जो डॉक्टर होते हैं वो MBBS लिखते हैं, लेकिन आप उसमें क्या लिख देना, MBB मत लगाना, आप लगा देना ना BDMS, यानी BDMS। तो आपका बी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा आपका डोंगरी, यम से हो जाएगा आपका मैथिली और एस से हो जाएगा संथाली। तो BDMS कब जोड़ा गया था? 2003 में। और इसके तहत जो है 92वां संविधान संशोधन करके BDMS भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 15, 3, 18, 18, 4, 22। तो ये 22 भाषा हमारे संविधान में वर्तमान टाइम में है। काम काज के लिए कौन सी भाषा यूज की जाती है? तो आपको पता है कि हमारे देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकीय भाषा जरूर है। ठीक है, तो कामकाज के लिए कौन सी भाषा यूज की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे राजकीय भाषा कहा जाता है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषा है? तो हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, और जो है राजकीय भाषा का उल्लेख हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो 343 में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमने भाषा के आधार पर जो है देश में विविधता देखा। इसके बाद हम देखेंगे फेस्टिवल्स के बारे में, और यह जो है हमारे देश में किस प्रकार की विविधता को दर्शाता है। तो अब हम शुरू करेंगे फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों के बारे में। त्योहारों से हमें जो है विविधता का उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले फेस्टिवल बैसाखी, जिसे लोहड़ी भी कहा जाता है, ओणम, मकर संक्रांति और बिहू। ये जो है भारत के किस क्षेत्र में होता है? तो सब देखते हैं। सबसे पहले बैसाखी कहाँ पर होती है? तो यह होता है पंजाब राज्य में। ठीक है, और इसके बाद ओणम तो केरल में हो जाता है, यानी कि आपका साउथ में। मकर संक्रांति यह उत्तर भारत में हो जाता है, जबकि बिहू आपका असम में हो जाता है। यानी कि आपका जो है चारों दिशाओं में जो है भारत के मैप में देखेंगे तो चारों तरफ जो है फेस्टिवल है। और हर एक फेस्टिवल में एक समानता क्या है कि फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह त्यौहार होते हैं। यानी कि जब फसल की कटाई होती है तो ये सभी त्यौहार जो है भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या देखने को मिलता है? ये इसमें भी विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, और इनका फेस्टिवल जो है अलग तरह से, जो बैसाखी लोहड़ी होता है वो अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ओणम जो है ये नावों की प्रतियोगिता के माध्यम से जो है फसल कटाई होती है, उसके बाद नावों की प्रतियोगिता की जाती है। और मकर संक्रांति में आप देखते हैं जो खिचड़ी का त्यौहार होता है उत्तर भारत में। और बिहू, इसमें जो है बांस के डंडे को लेकर जो है वहाँ पर नृत्य करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की विविधता भी देखने को मिलती है त्योहारों के माध्यम से। अब लेकिन अगर हमें जो है कुछ त्योहारों के माध्यम से विविधता देखने को मिलती है, तो वहीं जो है राष्ट्रीय त्यौहार के माध्यम से हमें समानता भी देखने को मिलती है। तो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हो जाते हैं? वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ का नाम मैंने लिख रखा है। जैसे आपका गणतंत्र दिवस हो जाता है, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस। तो इन फेस्टिवल में क्या होता है कि हम पूरे देश के लोग जो है एक समुदाय के रूप में यह त्यौहार जो है सेलिब्रेट करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि जो है हर क्षेत्र में जो है लोगों का समुदाय जो है अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो आप याद रखें। तो यहाँ पे अलग अलग लोग जो है अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, वहीं राष्ट्रीय त्यौहार में हम सभी एक बन के जो है इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। डांस के माध्यम से भी जो है विविधता दिखती है हमारे भारतीय समाज में। तो कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख लेते हैं, जो कि हर बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे लोक नृत्य, जो हर राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, लोक नृत्य जो होते हैं ये हर राज्य में अलग अलग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो इसमें हो जाता है आपका शास्त्रीय नृत्य। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या टोटल 8 है।
सबसे पहला पॉइंट आप शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8 है। और अब कुछ महत्वपूर्ण जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इनको हम देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है पहला कथक। तो कथक कहाँ मनाया जाता है, तो किस राज्य में, तो यह उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और कथक के लिए 2 घराने उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस हैं। एक तो आपका हो जाता है बनारस घराना और दूसरा आपका लखनऊ घराना। जबकि कथकली कहाँ होता है, तो यह केरल में आयोजित किया जाए, मतलब केरल का नृत्य है। और मोहिनीअट्टम यह भी केरल का है। भरतनाट्यम यह जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है, तो यह उड़ीसा का है। और आपका सत्तरिया कहाँ का होता है, तो यह असम का हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद क्या है, मणिपुरी मणिपुर का है। तो ये आपको मतलब याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब कुछ एकदम क्लियर है इसमें। जैसे आपको मणिपुर से रिलेट हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। उड़ीसा का उड़ीसा से हो जाएगा। कथक आपका उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का। इसके बाद आपका कच्चीपुड़ी आप आंध्र प्रदेश से रिलेट कर देंगे, क्योंकि जैसे कोई कच्चीपुड़ी खाता है तो अंधा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे ट्रिक करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो हमें जो है इन डांस के माध्यम से भी हमारे समाज में विविधता दिखती है। ठीक है। पहनावा यानी कि ड्रेस में देखते हैं तो हमें पहनावे में भी जो है विविधता दिखती है, क्योंकि फनेक जो होता है ये कहाँ, मणिपुर क्षेत्र में पहना जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पहना जाता है। और वहीं फिरन जो होता है ये कश्मीर में पहना जाता है, यानी कि नॉर्थ में पहना जाता है। जबकि कश्मीर में आपको पता है कितनी ठंड होती है, तो वहाँ के पहनावे में, और मणिपुर के पहनावे में, और राजस्थान का जो पहनावा होता है उसे क्या कहते हैं, बंधेज कहते हैं। ठीक है। तो यह जो है पश्चिम में पहना जाता है। तो हर एक क्षेत्र में देखेंगे कि जो है विविधता पाई जाती है, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, पहनने का हो, नाच गाने का हो, तो हर एक चीज़ में जो है विविधता पाई जाती है। और इसके बाद अब देखते हैं कि डाइवर्सिटी इन स्पोर्ट्स, खेलों में भी हमें जो है विविधता देखने को मिलती है। और मैंने जो यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम लिख रखे हैं और वो किस खेल से संबंधित है ये भी आप देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि क्रिकेट में जो है, क्रिकेट टीम में अलग अलग जो है राज्य से, अलग अलग क्षेत्र से जो है एक साथ आकर एक जगह पे खेलते हैं। और जब एक साथ हो जाते हैं तो वही क्या हमारा कहलाता है, एकता कहलाता है। ठीक है। उसमें कोई मतलब हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, तो ये अलग अलग जो है धर्म से होते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो एक देश के लिए खेलने लगते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, भारतीय बन जाते हैं। तो आप याद रखेंगे। जैसे झूलन गोस्वामी ये क्या है, तो ये क्रिकेटर है। सानिया मिर्जा ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। करणम मल्लेश्वरी ये जो है ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल लेकर आई थी। तो और ये जो है किसकी चीज़ की खेल वो है, खिलाड़ी हैं। तो ये भारत तोलक यानी कि जो भार को उठाते हैं। इसके बाद साइना नेहवाल का संबंध हो जाता है बैडमिंटन से। MC मैरी कॉम का जो है इनका खेल क्या है, बॉक्सिंग है। और PT उषा यह धावक यानी दौड़ने वाली है। तो MC मैरी कॉम को सुपर मॉम भी कहा जाता है, और PT उषा को उड़न परी कहा जाता है, और साथ में पयाली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर के बारे में देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर जो है ये क्रिकेट के प्लेयर हैं, यानी कि अब संन्यास ले चुके हैं। और इन्हें जो है क्रिकेट में मतलब बहुत ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त करने के कारण इन्हें जो है भारत रत्न भी दिया जाता है। और कब दिया जाता है, 2014 में। ठीक है। और 2014 में एक व्यक्ति को और दिया जाता है, वो भारत के साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें भी भारत रत्न दिया जाता है, जिनका क्या नाम है, CN राव, प्रोफेसर CN राव। और यह कौन है, तो है एक साइंटिस्ट है। नेक्स्ट हमारा सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा यानी कि जो इनकी पुस्तक थी उसका क्या नाम है, प्लेइंग इट माई वे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट हमारा है जाति व्यवस्था। अब आप सभी के लिए 2 प्रश्न है। मैंने आप सभी को क्या क्या पढ़ा दिया, डेमोक्रेसी, और इसके बाद जो है आप सभी को पढ़ाया है डाइवर्सिटी। ठीक है। डाइवर्सिटी का हर एक एग्जाम्पल दिया किस तरह का, तो इसमें से आप सभी के लिए 2 प्रश्न है। और एक प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि भारत का जो झंडा गीत गाया गया था किसके द्वारा गाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देना है। बाकी के ये दोनों तो हम खुद ही बता देंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि जाति व्यवस्था और गरीबी किसका उदाहरण है, असमानता का या विविधता का। ठीक है। अपने मन में थोड़ी देर सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर अभी हम जवाब बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, धर्म, जाति, भाषा, त्योहार, भोजन, पहनावा किसका उदाहरण है, असमानता का या विविधता का। तो ये 2 प्रश्न हैं। अगर आप सभी को दोनों का सही जवाब चाहिए तो बताएं कौन सा सही हो जाएगा, फिर मैं आपको बता देता हूं। तो हम बता देते हैं कि जाति व्यवस्था और गरीबी किसका उदाहरण है, तो यह असमानता का उदाहरण है। ठीक है। और जो धर्म, नृत्य, भाषा, त्योहार, भोजन, पहनावा है, ये सभी जो है किसके उदाहरण है, तो यह विविधता का उदाहरण है। अब देखते हैं इसी को लेकर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ लेख लिखे थे और अपने विचार व्यक्त किए थे। तो देख लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक
भारत एक खोज यानी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में अनेकता में एकता के सिद्धांत को बताया था। तो यह भी पूछा जाता है कि जो है अनेकता में एकता का सिद्धांत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किस बुक में दी थी, तो भारत एक खोज में दी थी। ठीक है, अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अगर इसी तरह से थोड़ी मतलब जैसे चाहते हैं कि मैं जल्दी वीडियो समाप्त कर दूं, तो उसके लिए आप सभी को थोड़ी बड़ी बड़ी क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था कि सर जो है 15 से 16 वीडियो में आप जो है पॉलिटी कंप्लीट कर दीजिए। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से कंप्लीट कर दें। हो सकता है कि कुछ और पढ़ने का मन हो, तो उसके लिए थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है। और आज का ये वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाता है, यानी कि लेसन एक कंप्लीट हो जाता है। और कल का चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ से हमारा संविधान, जो आपको लगेगा कि हाँ ये संविधान का चैप्टर है, तो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें उल्टा लिख दिया है मैंने, संवैधानिक विकास, इसके बाद संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो ये हमारा कल का टॉपिक होने वाला है। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में हम क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा, संविधान के स्रोत जो है यानी कि किस देश से लिए गए हैं, और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, तो इन सभी के बारे में हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर कोशिश करेंगे तो वीडियो अगर छोटी लगेगी, मतलब ज़्यादा बड़ी होगी, तो 2 पार्ट में लाएंगे, नहीं तो एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो फिर कल मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।